हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और राष्ट्र निर्माण की जो आपकी चुनौतियां हैं वो हम लोग क्लियर है। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, सन 1947 के बाद और 14 अगस्त 15 अगस्त को मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो 14-15 मतलब बेसिकली 15 को मान लेते हैं क्योंकि 12 बजे के बाद हम लोग आजाद हो गए, ऐसा मान लिए। तो हिंदुस्तान क्या हुआ, आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा में विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर पृथ्वीज वेट यानी कि ट्रस्ट वेट डेस्टिनी का नाम जाना जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान की जनता का यह क्षण प्रतीक्षा कर रही है कि वे अपने इतिहास के पाठ्यक्रम में पढ़ें कि हम आजादी की लड़ाई, आवाजें बुलंद थी। बहरहाल दो बातें सब सहमति थी। पहली बात यह कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए। दूसरी ओर यह किसान भले ही काम कर देगी पर इस संबंध में गरीब और कमजोर को खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आजाद हो चुका था। आजादी से पहले इन जुड़े सपनों को साकार करने का वक्त भी आ गया था। ये देश के जो से जुड़े जो आपके सपने हैं उनको साकार करने, साकार मतलब किसी चीज का जो आपने कल्पना की है और वो चीज आपको वास्तविक रूप में हो, उसको हम सकारात्मक रूप में। यह कोई आसान काम नहीं था। आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जितना हालत के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त में कोई मुल्क ना हो। ठीक, आजादी तो मिली लेकिन बंटवारे के साथ 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की यात्रा शुरू होनी पड़ी। आजाद उथल पुथल के भरे दिनों में हमारे देश में यह बात को ध्यान नहीं रखना कि भटकना है कि राष्ट्र की नई चुनौतियां चपेट में आ गई। अब जब कोई देश आजाद होता है, जब एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को सिस्टमेटिक करती है, तो बहुत सारी आपकी समस्या पनपती हैं। उन समस्या का निराकरण करना, उन समस्याओं का सामना करना, उनका समाधान ढूंढना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज व्यक्त करता है। और वो चैलेंज हमारे सामने जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उनके सामने आया। अब 15 अगस्त 1947 को लाल किले से भाषण के प्राचीन भाषण देते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भाषण दे। आगे बढ़े। अब देखिए, एंड ऑफ 200 years old ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 200 साल पुराने ब्रिटिश रूल का अंत हो गया। ये खबर छपी थी उस जमाने में अखबार में, ठीक। अब हम आजाद हुए तीन चुनौतियों के साथ। तीन चुनौतियां भारत के सामने, तीन तरह की चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी तत्कालिक चुनौती। इसमें क्या था, एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारतीयों को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं को जगह। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति थी, यहाँ अलग अलग धर्म के अनुयायी थे। बतौर यह बात मानी जाती थी कि इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश किन दिनों तक एकजुट नहीं हो सकता। देश के विभाजन के साथ साथ लोग समाई में यह आशंका की तरह सब साबित हुआ। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े। क्या भारत एक पा रहा है, क्या ऐसा भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता पर ज्यादा जोर देगा, बाकी देशों की तिलांजलि देगा, क्षेत्र और उप क्षेत्र पहचान को खारिज कर दिया जाएगा। उस वक्त को सबको तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को
कैसे हासिल किया जाए, भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको कैसे किया जाए। तो मेन था क्षेत्रीय एकता को, यानी कि भारत क्षेत्र को अखंडता हासिल करना, कि भारत एक रहे। इतनी हमारे यहाँ संस्कृति है, धर्म है, जाति है, बोली है, भाषा है, तौर तरीके हैं, सब एक समन्वय से कैसे रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज। दूसरी चुनौती हमारे सामने थी कि लोकतंत्र को कायम रखना, कि भाई सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे। आप बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, नेपाल में देखिए, श्रीलंका में देखिए, म्यांमार में देखिए, कहने को सबके यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत लोकतंत्र है, लोग विश्व में उदाहरण। क्लियर है? ये सारी वजह। आप भारतीय संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को विशेषतः सुनिश्चित की, ठीक। और लोकतंत्र को राजनीतिक ढांचे में राजनीतिक मुकाबले को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान में लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव में चला। और तीसरी चुनौती हमारे सामने, तो पहली चुनौती क्या होगी? राष्ट्र एकता या अखंडता। दूसरी क्या होगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये चले, ठीक। अब तीसरी को हम पढ़ेंगे, अब लिखेंगे। तीसरी, विकास के समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबके का। अब जो डेवलपमेंट हो वो किसी एक विशेष का ना हो, किसी विशेष वर्ग का ना हो, या कुछ क्षेत्र या कोई राज्य या कोई खास विशेष वर्ग विकास का फायदा ना उठाए, विकास का लाभ सबको। इस मोर्चे पर संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों और धार्मिक, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति नियोजन तत्व के अंतर्गत लोक कल्याण लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया, जिन्हें राजनीति में जरूर करना पड़ता था। अब असली चुनौती थी कि आर्थिक विकास और गरीबों के खाते के लिए कारगर नीति तैयार करना। आज हिंदुस्तान में इस चुनौती के आगे क्या रुख अपनाया गया? संविधान में तय किया गया कि विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कहां तक सफलता मिली। इस पूरी किताब में हम इन सवालों को खंगालने की कोशिश करेंगे। इस बात में आजादी के बाद के दौर में भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई, ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के उत्तर तलाश पाए, काबिल हो सके। शुरुआत में 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर 3 चुनौतियां का जिक्र किया गया है, उनको आजादी की शुरुआत सालों में कैसे सामना हुआ, ये थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मेन तीसरी जो बिंदु हमारे सामने समझ आ रहा है कि भैया जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, किसकी बात करें? विकास हो सबका, विकास सभी वर्ग। तो विकास जो है किसी व्यक्ति या विशेष का ना हो, सबका विकास हो, ठीक। तो ये 3 चुनौती हमारे सामने रखी। और आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती कैसी थी? राष्ट्र निर्माण। इस पहले में हम चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे, शुरुआत में इस घटनाओं की चर्चा करेंगे, आजादी के संदर्भ में एक चीजें प्रदान की गई हैं, हमें समझने में मदद मिलेगी कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के सवाल पर प्रमुख चुनौतियां हैं। हम देखेंगे भारत की एकता के रूप में किस तरह से इतिहास और साझी नियत का फलक गढ़ा जाएगा। अगले 2 अध्याय में हम लोकतांत्रिक करने, बराबरी और इंसाफ पर आधारित विकास को चुनौतियों पर हम लोग विचार करें। ये चीजें क्या हैं, किस तरीके से हैं, इन पर विचार करें। चलिए, तो सबसे पहले लोकतंत्र की चुनौतियों पर एक नजर दौड़ाइए, जितना हमने पढ़ा है। कोई इससे आगे डाउट या क्वेरी है तो हम पूछेंगे।
देख लिया, चुनौती क्लियर होगी, कुछ समझ आया? चलिए आगे बढ़ रहा। अब देखिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यह प्रदर्शित 3 डाक टिक्कों को प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र के आप गणतंत्र के सामने किन चुनौतियों के बारे में मिली है, आप इनको देखिए। ठीक 1950 में टिकट डिजाइन तैयार हुआ, कहा गया इन टिकटों को उल्लिखित किया गया। अब देखते हैं। फैज अहमद फैज, ये दाग उजाला है, ये सामाजिक सहारा है, वो तो इंतजार है जिसका ये वो सहारा तो नहीं, पर शहरत तो नहीं आरजू है। एक फैज सारे शहर हुए हैं, इन्होंने आजादी के बारे में लिखा है। क्लियर है? अंधेरी सुबह, आकाश, दिल के गम की नाव। फैज अहमद फैज सियालकोट यानी पाकिस्तान में जन्मे थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान में रहे। वामपंथी झुकाव था यानी कम्युनिस्ट विचारधारा थी। पाकिस्तान शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा, यानी पाकिस्तान की विचारधारा के खिलाफ थे। लंबे समय तक कारावास में गुजरा। नक्शे फरियाद थे, दस्ते सबा थे, जिंदगी नामा प्रमुख कविताएं लिखी हैं। और दक्षिणी एशिया में कवि में फैज बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, यानी कि साउथ एशिया में फैज मोहम्मद फैज का एक अपने आप में इतिहास है उनकी चीजों को लेकर। हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहते हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय तरह तरह के शामिल हैं। मुसलमानों में पठान, पंजाबी, सिया, सुन्नी में बटा है। हिंदू, ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मदारसी समुदाय में आदि में। पाकिस्तान में आप आजाद हैं, आप अपने मंदिर जाने के लिए आजाद हैं, आप अपने मंदिर जाने के लिए किसी भी पूजा स्थल पर जाने के लिए आजाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति, आपके विश्वास सब कुछ लेन देना नहीं है, यानी कि सब कुछ राज्य का कुछ लेन देना नहीं है। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान में संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना नहीं, जिन्न थे ऐसे कहा जाता है। पहले हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रपुनेता थे, कांग्रेस में बड़ा अच्छा वर्चस्व था, गांधी की विचारधारा को बात कर सकते, लेकिन पता नहीं अचानक इनके अंदर कैसा बदलाव आया कि जिन्ना से जिन्न हो गए। क्लियर हो गए? आगे देखिए। अब देखिए, नेशनल बॉक्स टू द न्यू लाइफ, नेहरू कॉल्स फॉर द इफेक्ट ऑफ द पीपल, ऐसे न्यूज छपी हैं। और वारिस शाह ने भी कुछ लिखा है, वारिस शाह, ठीक है, वो भी एक रहे हैं। और ऐसी ही एक हमारे यहाँ रही हैं अमृता प्रीतम, बड़ा अच्छी आपकी लेखक रही हैं, एक कवित्री रही हैं, कभी मौका मिले तो पढ़िए। पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री और कथाकार, इतिहासकार की उपलब्धि, अकादमी, पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास किया। जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी में साहित्य की पत्रिका और इन सबको देखा। अमृता प्रीतम। क्लियर है? तो थोड़ा सा इनको पढ़ें, महसूस करें, चीजें आपको अच्छी समझ। अब इधर नेहरू जी आ गए। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी थी कि वे चाहें यहाँ कहीं भी नहीं जा सकते, चाहें यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, यानी कि मना किया गया, आप रही हैं। एक बुनियादी तथ्य है, इसमें कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उसका दे, पर वे मुस्लिमों को अपना भय और चाहे उसे घूट पिलाना पड़े। अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता पर आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमें नागरिकों और अधिकारों को देना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी, और ऐसा कामयाबी नहीं होते हैं तो एक नूर शाह एक राज व्यवस्था के जाहिर है। फैसला शायद उसके तबके का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री, और 15 अक्टूबर 1947 को। ये सारी चीजें आप देखिए, ठीक है। अब है विभाजन और पुनर्वास। विभाजन मतलब लोग कुछ उठकर जाएंगे, ठीक, कुछ लोग आएंगे भी, या जो आएंगे उनको वहां कैसे बसाना है, या जो उधर से इधर आ रहे हैं उनका बसाना कैसे है, उनको पुनर्वास, उनको पुनर्स्थान देना एक अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग फेज था उस जमाने में, क्या आज भी है। जो शरणार्थी हुए हैं, जो आपका रेफ्यूजी हुए हैं, उन रेफ्यूजी को स्थान देना या उनकी जगह पर सुनिश्चित करना
एक अपने आप में बड़ी शक्ति। अब देखिए, चलिए, 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। इतिहास पाठ्यक्रम में राजनीतिक पाठ्यक्रम के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसके फलस्वरूप दोनों देश के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमाएं रेखाएं खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, डुअल स्टेट थ्योरी दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी भी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौम का देश है। इसी कारण मुसलमानों ने एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कोई बदलाव आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ब्रिटिश शासन भूमिका की बात रही। नतीजा पाकिस्तान की मांग मान ली गई। कैसे है? पाकिस्तान की मांग मान ली। विभाजन की प्रक्रिया, फैसला हुआ कि अब जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों के बीच बांट लिया गया। विभाजन दर्दनाक हुआ। इस फैसले पर करना, अमल लाना कठिन था। यह तय किया गया बहुधार्मिक संख्याओं को विभाजन का आधार बनाया। जिनके इलाके मुसलमान बहुसंख्यक इलाके पाकिस्तान के भूभाग का शेष हिस्सा कहा गया। यह बात थोड़ी सी आसान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। ब्रिटिश इंडिया ने जिस तरह से इलाका झेला, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। इलाका पश्चिम में, दूसरा पूर्व में। ऐसा कोई तरीका ना था जिसमें इन दोनों के इलाकों को जोड़कर एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाए। पाकिस्तान में दो इलाके शामिल थे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इसके पूर्व में भू का एक बड़ा हिस्सा विस्तार हुआ। मुस्लिम बहुलक हर इलाके में पाकिस्तान में जाने के राजी थे, और ऐसा भी नहीं था कि खान अब्दुल गफ्फार पश्चिमी उत्तर में निर्विवाद नेता थे। उन्हें प्रसिद्ध सीमांत गांधी के रूप में दो राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार ने दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग का विरोध किया और उन्होंने गांधी जी से कहा कि तुमने हमें बेड़ियों के हवाले सौंप दिया। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिम प्लस उत्तर सीमा प्रांत बॉर्डर लाइन को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। सीमा प्रांत क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम, यानी कि खासकर आपका जम्मू और लद्दाख का जो पीछे का रीजन जो पाकिस्तान से मिलता है, तो योग के कहते हैं, उस क्षेत्र की बात करें। क्लियर हुआ? ये सब कुछ उसमें मिला दिया गया। तीसरी समस्या भी विकट हो गई कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुमूल्य प्रांत और बंगाल के अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी थी। ऐसा फैसला हुआ इन प्रांतों में धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। इनमें जिले और निचले स्तर के प्रशासनिक हवाले के आधार पर माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में फैसला नहीं हुआ। आजादी के अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब में बंगाल के बंटवारे का विभाजन सबसे बड़ी त्रासदी झेली। क्या किया उन्होंने? इसकी सबसे बड़ी जो आपका त्रासदी थी वो उन्होंने झेली, और यह आपको दिखाई देगा। तो पाकिस्तान और भारत का पुनर्वसन और विभाजन किस आधार पर था, यह आपको दिखाया। देख लीजिए। अब विभाजन प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हुई, अलग अलग खिलाफ रूप से ये आई। कुछ चुनौतियां बड़े पैमाने पर थी। उस समय का एक दृश्य है जब ट्रेनों को भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। बड़ी समस्याओं का सामना उस जमाने में लोगों ने झेला है। और जो विभाजन हुआ था, बड़ा दुख और त्रासदी का वो विभाजन था जब लोगों ने उसको झेला। कितने लोग मारे गए, कैसे विभाजन हुआ, जो लोग हैं करा उनसे पूछिए, वो पूरी कहानी को आपको डिक्टेट करके आपको बताए। चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।